सदिश बीजगणित की आज की इस क्लास में हम सदिश गुणा से संबंधित 2-3 छोटे टॉपिक है उनको कवर करेंगे। साथ में ही प्रश्नावली 10.4 के कुछ प्रश्नों को भी हम कवर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो ये है कि सदिश गुणा का उपयोग। सदिश गुणा का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में सदिश गुणा के 2 उपयोग दे रखे हैं। एक तो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में और एक है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। और इन आकृतियों का क्षेत्रफल हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब 2 सदिश इन आकृतियों की आसन भुजाओं को निरूपित करते हों। आसन भुजा का मतलब ऐसी 2 भुजाएं जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। आसन भुजाओं का मतलब उन 2 भुजाओं को आसन भुजा कहते हैं जिनका एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर हमने 2 सदिश लिए। एक तो सदिश है ए और एक सदिश है बी। ये दोनों सदिश त्रिभुज एबीसी की आसन भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। ये तो है सदिश ए और यह है सदिश बी। अब देखो हम इन सदिशों का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया ऑफ एबीसी बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर देखो हमने शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बीसी पर लंब डाल दिया और जिस बिंदु पर लंब बीसी को आकर मिल रहा है उस बिंदु को नाम दे दिया हमने एम। तो जिस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है, जिस भुजा पर लंब डाला जाता है उस भुजा को तो लेना है आधार में। तो बीसी तो है आधार और लंब की लंबाई एम, ये है ऊंचाई। ये क्या है, ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार, आधार है बीसी गुणा ऊंचाई कितनी है एम। अब देखो बीसी भुजा को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि जो बीसी भुजा है ये सदिश बी के परिमाण के बराबर है। अब देखो ए एम को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो ए एम बी, ए एम बी, ध्यान से देखना, त्रिभुज ए एम बी ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो फिर यहाँ पर हम लाल बट्टा कक्का काम में लेंगे, लाल बट्टा कक्का। अब देखो हमारे पास बी ए भुजा का माप है। बी ए भुजा का माप कितना है, बी ए बराबर हम लिख सकते हैं सदिश ए का परिमाण। बी ए भुजा का माप किसके बराबर है, सदिश ए के परिमाण के बराबर है। तो इस भुजा की लंबाई है और इस भुजा की लंबाई हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो ये देखो एल और के का संबंध किसमें, तो एल और के का संबंध है साइन थीटा में। किसमें है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब तो है ए एम, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर आ गया ए एम बटा कर्ण है बी ए। तो साइन थीटा बराबर ए एम बटा बी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, बी ए की जगह लिख सकते हैं हम सदिश ए का परिमाण। तो यहाँ से ए एम बराबर कितना मिल गया, ए एम बराबर आ गया सदिश ए का परिमाण साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एम बराबर सदिश ए का परिमाण साइन थीटा। इन दोनों बातों को यहाँ पर इस सूत्र में रखो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा बीसी बराबर है सदिश बी का परिमाण, ए एम बराबर कितना है, ए एम बराबर है सदिश ए का परिमाण साइन थीटा। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी बराबर 1/2, इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, इसकी जगह देखो ध्यान से देखना, सदिश ए क्रॉस बी
बराबर होता है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन थीटा एन के। अब इस पर मापांक लगा दो, तो मापांक लगाने पर क्या बनेगा, ए क्रॉस बी का मापांक बराबर सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन थीटा। ये बात हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, तो इस बात का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। तो इस बात की जगह, इस पद की जगह यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण रख सकते हैं। तो ये आ गया सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण। तो इस सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कब ज्ञात कर पाएंगे, जब दो सदिश त्रिभुज की आसन भुजाओं को निरूपित कर रहे हों। अब देखो, इसी त्रिभुज से हम चतुर्भुज बनाते हैं, तो चतुर्भुज बनाने के समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो बीसी के समांतर रेखाखंड खींचेंगे जो बिंदु ए से गुजरता हो। तो बिंदु ए से गुजरता हो एक ऐसा रेखाखंड खींचो जो किसके समांतर हो, बीसी के समांतर हो। इसी प्रकार बिंदु सी से जाने वाला रेखाखंड खींचो जो किसके समांतर हो, जो बी ए के समांतर हो। तो ये दो रेखाखंड खींचते हैं, देखो और जहां पर ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु को नाम लिख दो डी। अब देखो, बी ए समांतर है सी डी के और बी सी समांतर है ए डी के। तो इस आकृति में कौन सी आकृति है, चतुर्भुज की आकृति है। ए बी सी डी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, तो इसको क्या कहेंगे हम, चतुर्भुज कहेंगे। इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के युग्म क्या है, समांतर है। इसका मतलब अब हम इस चतुर्भुज को क्या कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो ए बी सी डी ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर है, और जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो ये बन गया एक समांतर चतुर्भुज। अब देखो, समांतर चतुर्भुज का जो विकिरण होता है, वो विकिरण उसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर इस समांतर चतुर्भुज का विकिरण है AC, इसका विकिरण क्या है, विकिरण है AC। तो ये विकिरण इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटेगा। एक भाग तो ये दिख रहा है, कौन सा भाग, ABC, और दूसरा भाग CDA। तो ये विकिरण इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटेगा। दो बराबर भाग कौन से, एक तो भाग है ABC और दूसरा भाग है CDA। इन दो बराबर भागों में बांटेगा। अब ये दोनों भाग बराबर हैं, इसका मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। इन दोनों भागों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ CDA। अब देखो, दोनों भागों का क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ABC बराबर मिल गया एरिया ऑफ CDA। अब देखो, जब हम इन दोनों भागों के क्षेत्रफल का योग कर दें, इन दोनों भागों के क्षेत्रफल को जोड़ दें, तो जोड़ने पर हमें किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ CDA। अब यहाँ पर देखो, इस एरिया ऑफ CDA की जगह यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, एरिया ऑफ ABC रख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ABC ये बन गया, ये क्या बन गया, 2 गुणा एरिया ऑफ
ए बी सी। अब देखो एरिया ऑफ ए बी सी का मान ये रहा, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ए बी सी का मान रखेंगे वहाँ पर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण। तो ये है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। इसकी सहायता से तुम क्या ज्ञात करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और इसकी सहायता से क्या ज्ञात करेंगे, इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आप एक बात और देख सकते हो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस बात को भी नोट कर लो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार दो सदिश यदि हमें इन आकृतियों की आसन भुजाओं को निरूपित करते हुए दिए गए हैं, तो इन सूत्रों का उपयोग करते हुए इन आकृतियों का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब सदिश हमें घटक रूप में दिया गया हो तब इनका सदिश गुणा किस प्रकार से किया जाता है। जब सदिश घटक रूप में हो, घटक रूप में हो तब इनका सदिश गुणा। तो एक सदिश लिया हमने ए, और सदिश ए इस प्रकार है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। सदिश बी, सदिश बी घटक रूप में कुछ इस प्रकार है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब हमें ज्ञात करना है सदिश ए क्रॉस सदिश बी। तो जब सदिश घटक रूप में दिए गए हों तब उनका सदिश गुणा ज्ञात किया जाता है सारणी की सहायता से। देखो सारणी की सहायता से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, पहली पंक्ति में हमें लिखना है i कैप j कैप k कैप, दूसरी पंक्ति में हमें लिखना है सदिश ए के i कैप j कैप k कैप के गुणांक, तो a1 a2 a3। दूसरी पंक्ति में हमें लिखने हैं सदिश बी के i कैप j कैप k कैप के गुणांक, तो b1 b2 b3। अब हमें इस सारणी को हल कर लेना है। जो भी हमें मान मिलेगा या जो भी सदिश हमें मिलेगा वो कौन सा सदिश होगा, a क्रॉस b होगा। तो सारणी की सहायता से ज्ञात किया जाएगा जब सदिश हमें घटक रूप में दिए गए हों तो उनका सदिश गुणा किसकी सहायता से, सारणी की सहायता से। सदिश गुणा के दो गुणधर्म है, वो गुणधर्म देखो कौन से। मान लो कि हमारे पास तीन सदिश हैं, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी। तो पहला गुणधर्म है योग पर गुणा का वितरण नियम। गुणधर्म, टॉपिक का नाम लिख लो गुणधर्म। देखो सदिश ए क्रॉस सदिश बी प्लस सी इस प्रकार लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। या यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है बी प्लस सी क्रॉस ए, तो इसको हम लिखेंगे बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ये तो है योग पर गुणा का वितरण नियम। अब देखो और ऐसा मान लो कि एक लेमडा है, लेमडा क्या है, अदिश। यहाँ पर लिख लो माना तीन सदिश ए बी सी तथा लेमडा अदिश है। देखो इस प्रकार लिखा हुआ है लेमडा
गुणा ए क्रॉस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं लेमडा सदिश ए क्रॉस सदिश बी, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए क्रॉस लेमडा सदिश बी। मतलब हम इस लेमडा को किसी भी सदिश के साथ में लिख सकते हैं। तो ये दो इसके हैं गुणधर्म। पहला गुणधर्म है वितरण नियम और दूसरा है लेमडा का नियम। देखो ए क्रॉस बी बराबर होता है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन थीटा एन केप। अब यहाँ पर ये जो एन केप है, ये एन केप सदिश ए और सदिश बी इन दोनों की दिशाओं में लंबवत मात्रक सदिश है, लंबवत मात्रक सदिश है। और पिछली क्लास में हमने ये देखा कि जो ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी भी एन की दिशा में ही होगा। किसकी दिशा में होगा? एन की दिशा में होगा। एन की दिशा में तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी सदिश ए और सदिश बी के क्या है? लंबवत सदिश है। तो ये पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर 5 होगा शायद। ए क्रॉस बी सदिश ए तथा सदिश बी के लंबवत सदिश है, लंबवत सदिश है। प्रश्नावली 10.4 का पहला प्रश्न देखो, इसमें हमें दो सदिश दे रखे हैं घटक रूप में। अब हमें ज्ञात करना है सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण, हमें ज्ञात करना है। तो देखो पहले ज्ञात कर लो सदिश ए क्रॉस बी। सदिश ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं पहले। अब देखो घटक रूप में दे रखे हैं तो हम किसका उपयोग करेंगे? सारणी का उपयोग करेंगे। तो आई केप जे केप के केप। अब सदिश ए के आई केप जे केप और के केप के जो गुणांक हैं उनको हमें लिखना है। तो 1 -7 +7। उसके बाद बी के गुणांक लिखो, आई केप जे केप के केप के। तो 3 -2 +2। अब इस सारणी का मान ज्ञात करने के लिए पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसार कर दो। तो आई केप गुणा आई वाली पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दो। इनको छोड़ने पर अब हमें क्या करना है? -7 को गुणा करना है 2 से। कितना आ गया? -14। उसके बाद हमें चिन्ह लगाना है माइनस का। -2 को गुणा करो 7 से। कितना आ गया? -14। -14 माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। उसके बाद लिखो जे केप। अब जे केप की पंक्ति और जे केप के स्तंभ को छोड़ दो। इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो। ए को गुणा करो 2 से। कितना आ गया? 2। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाओ। अब 3 को गुणा करो 7 से। कितना आ गया? 21। अब लिखो के केप। तो के केप की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो। ए को गुणा करो -2 से। तो -2। फिर चिन्ह हमें लगाना है माइनस का। अब 3 को गुणा करो -7 से। तो 3 को -7 से गुणा किया तो -21। माइनस यहाँ पर क्या हो गया? प्लस। तो ये हो गया +21। अब पहले लगाना है प्लस का चिन्ह, उसके बाद लगाना है माइनस का चिन्ह। अब फिर से क्या लगाना है? प्लस का चिन्ह। एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस प्रकार चलता है। लेकिन शुरुआत हमें कौन से चिन्ह से करनी है? प्लस के चिन्ह से करनी है। अब इसको हल कर लो। तो ये तो हो गया 0। तो 0 आई केप। यहाँ पर इसको हल करो। इसको हल करने पर हमें मिलेगा माइनस का 19 जे केप। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का 19 जे केप। इसको हल करो तो यहाँ पर आएगा प्लस का 19 के केप। प्लस 19 के केप। तो ये तो हमने ज्ञात किया है सदिश ए क्रॉस सदिश बी। अब इस पर देखो मापांक लगा दिया। मापांक लगाने का मतलब इसका हमें परिमाण ज्ञात करना है। तो सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण बराबर, परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? आई केप के गुणांक का स्क्वायर करो। तो ये तो 0 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जे केप के गुणांक का स्क्वायर तो 19 का
स्क्वायर, फिर के कैप के गुणांक का स्क्वायर तो 19 का स्क्वायर, इनका योग करो और इन पर हमें क्या लगाना है, रूट लगाना है। तो यहाँ से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 19√2। तो सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण कितना आ गया, 19√2 इकाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2। इसमें हमें दो सदिश दे रखे हैं, सदिश ए और सदिश बी, दोनों ही हमें घटक रूप में दे रखे हैं। अब हमें ज्ञात करना है सदिश ए प्लस बी और सदिश ए माइनस बी की दिशा में, की लंब दिशा में मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात करो। ए प्लस बी देखो कितना आएगा, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। अब ज्ञात कर लो ए सदिश ए माइनस सदिश बी, तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। सदिश ए प्लस बी को मान लो सदिश सी और सदिश ए माइनस सदिश बी को मान लो सदिश डी। तो हमें यहाँ पर सदिश सी और सदिश डी, इन दोनों सदिशों की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो इन दोनों की लंब दिशा में सदिश ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनका कर देंगे क्रॉस, अर्थात हम ज्ञात कर लेंगे सी क्रॉस डी। देखो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि ए क्रॉस बी, ये जो सदिश हैं ये सदिश सदिश ए तथा सदिश बी के लंबवत सदिश है। तो सी क्रॉस डी किनके लंबवत हो जाएगा, सदिश सी तथा सदिश डी। तो सदिश सी तथा डी के लंबवत एक बार सदिश ज्ञात कर लो, उसके बाद हम ज्ञात कर लेंगे उस दिशा में मात्रक सदिश। तो सी क्रॉस डी ज्ञात करो। देखो सी क्रॉस डी बराबर, अब घटक रूप में लिखा हुआ है तो सारणी का उपयोग करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, 4 4 0 2 0 4। तो सी क्रॉस डी बराबर आई कैप, तो आई कैप वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ दो, 4 को गुणा करो 4 से, कितना आ गया 16। अब माइनस का चिन्ह लगाओ, 0 को 0 से गुणा कर दो, कितना आ गया 0। अब लिखो जे कैप, तो जे की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, तो 4 को गुणा करो 4 से, कितना आ गया 16। अब माइनस का चिन्ह लगाओ, अब 2 को गुणा करो 0 से, तो कितना आ गया 0। अब लिखो के कैप, तो के की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, 4 को गुणा करो 0 से, कितना आ गया 0, माइनस 2 को गुणा करो 4 से, कितना आ गया 8 आ गया। अब हमें पहले प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है। हमें शुरुआत हमेशा प्लस के चिन्ह से करनी है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। तो सी क्रॉस डी बराबर हमें मिल गया 16i कैप माइनस 16j कैप प्लस माइनस 8k कैप। सदिश सी क्रॉस सदिश डी, सदिश सी तथा सदिश डी की लंब दिशा में सदिश है। सी क्रॉस डी सदिश सी तथा सदिश डी की लंब दिशा में क्या है, सदिश है। अब हमें तो सदिश सी और सदिश डी इनकी लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना था। तो मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सदिश सी क्रॉस डी हमें मिला है इसको हम गुणा करेंगे 1 सदिश सी क्रॉस डी के परिमाण से, तब जो सदिश हमें मिलेगा वो सदिश हो जाएगा सदिश सी तथा सदिश डी की लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं सी क्रॉस डी का परिमाण। तो ये लिखा हुआ है सदिश सी क्रॉस डी, तो सी क्रॉस डी का परिमाण बराबर 16 का वर्ग
256 -16 का वर्ग 256 प्लस -8 का वर्ग 64। तो सदिश C क्रॉस D का परिमाण बराबर, देखो 250 250 500 500 और 12 कितना हो गया 512 512 में जोड़ दो 64, तो 64 जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 576। तो रूट के अंदर आ जाएगा 576। 576 का वर्गमूल होगा 24। तो सदिश C क्रॉस D का परिमाण हमें मिल गया 24 इकाई। अब हम इस C क्रॉस D को गुणा कर दें इसी के परिमाण से, मतलब अब हम इस C क्रॉस D को गुणा करेंगे 1 बटा इस सदिश के परिमाण से, तब जो सदिश हमें मिलेगा वो सदिश C और D, C का मतलब a प्लस बी और D का मतलब a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश मिलेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इनकी दिशा में मात्रक सदिश है P कैप, तो ऐसा लिख लो। तो P कैप बराबर C क्रॉस D बटा C क्रॉस D का परिमाण। P कैप क्या है, P कैप सदिश C और सदिश D की लंब दिशा में मात्रक सदिश है। तो P कैप बराबर C क्रॉस D, देखो ये रहा और इसका परिमाण ये रहा, तो आ गया 16 बटा 24 I कैप माइनस 16 बटा 24 J कैप माइनस 8 बटा 24 K कैप। P कैप बराबर ये 8 से कैंसिल हो रहा है तो ये आ गया 2 बटा 3 I कैप, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 बटा 3 J कैप और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 बटा 3 K कैप। ये आ गया सदिश C तथा सदिश C तथा D की दिशा में लंब दिशा में मात्रक सदिश। C का मतलब a प्लस बी और D का मतलब a माइनस बी। तो ये जो सदिश हमें मिला है ये सदिश a प्लस बी और सदिश a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश है। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3। यदि एक मात्रक सदिश a I के साथ पाई बटा 3 J कैप के साथ पाई बटा 4 और K कैप के साथ एक न्यूनकोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से सदिश A के घटक भी ज्ञात कीजिए। देखो I J और K के साथ जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण OX OY और OZ के साथ बनेगा। तो सदिश A OX के साथ कोण बना रहा है पाई बटा 3, OY के साथ कोण बना रहा है पाई बटा 4 और OZ के साथ कोण बना रहा है थीटा। अब हमें पहले तो ये थीटा ज्ञात करना है, उसके पश्चात इस सदिश A के हमें घटक भी ज्ञात करने हैं, मतलब सदिश A हमें ज्ञात करना है। तो हमने देखो जब दिक् कोसाइन पढ़ रहे थे उस टाइम पर हमने एक ऐसा सूत्र देखा कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर होता है 1। L का मतलब कोस एल्फा, स्क्वायर है तो स्क्वायर को, M का मतलब कोस बीटा, स्क्वायर लगा दो तो बन गया कोस स्क्वायर बीटा, N का मतलब कोस गामा तो ये बन गया कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना है 1। एल्फा क्या है, एल्फा उस सदिश के द्वारा OX के साथ बनाया गया कोण, तो OX के साथ बनाया गया कोण कितना है पाई बटा 3, तो एल्फा बराबर है पाई बटा 3। बीटा क्या है, बीटा उस सदिश के द्वारा OY के साथ बनाया गया कोण, तो OY के साथ बनाया गया कोण कितना है पाई बटा 4। इसी प्रकार गामा की बात करें तो गामा कितना है थीटा। तो इन कोणों का यहाँ पर मान रखो, तो ये आ गया कोस स्क्वायर एल्फा की जगह है पाई बटा 3 प्लस कोस स्क्वायर बीटा, तो कोस स्क्वायर बीटा की जगह है पाई बटा 4 प्लस कोस स्क्वायर गामा, गामा की जगह कितना रखना है थीटा बराबर 1। देखो कोस स्क्वायर पाई बटा 3 इसका मतलब ये है कि कोस पाई बटा 3 का होल स्क्वायर, ये है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है कोस पाई बटा 4 का स्क्वायर।
प्लस इसका मतलब क्या है, कोस थीटा का स्क्वायर बराबर 1। कोस पाई बट्टा 3 मतलब कोस 60 का मान होगा 1/2। 1/2 के ऊपर वर्ग लगाया हुआ है तो बन गया 1/4। कोस पाई बट्टा 4 होता है 1/√2, स्क्वायर लगाया हुआ है तो ये बन गया 1/2 प्लस कोस स्क्वायर या ऐसा लिख लो कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से कोस थीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। लघुत्तम लेकर हल कर लो, लघुत्तम आ गया 4 तो अंश में आएगा 4 माइनस 1 माइनस का 2। कोस थीटा स्क्वायर बराबर आ गया 1/4। तो यहाँ से कोस थीटा का मान आ गया 1/2। अब देखो कोस में थीटा का ऐसा मान देखो जिसके लिए कोस थीटा बराबर 1/2 हो, तो ऐसा थीटा का मान हमें मिलेगा थीटा बराबर π/3 अर्थात 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो थीटा का मान तो हमने ज्ञात कर लिया π/3। अब यहाँ पर ये जो सदिश हमें ए दे रखा है, ये जो मात्रक सदिश ए दे रखा है, इस मात्रक सदिश ए के हमें घटक भी ज्ञात करने। तो देखो घटक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, एल बराबर होता है कोस एल्फा। एल्फा का मान हमें दे रखा है π/3 तो ये बन गया कोस π/3। कोस π/3 का मान होता है 1/2। एम बराबर होता है कोस बीटा। बीटा का मान है π/4 तो कोस π/4 का मान हो गया 1/√2। एन बराबर है कोस गामा। एन बराबर क्या होता है, कोस गामा। और गामा का मान हमें यहाँ पर कितना मिला, गामा का मान मिल गया π/3 तो कोस π/3 और कोस π/3 का मान होता है 1/2। अब जब हमें दिक् कोसाइन का बेसिक पढ़ रहे थे उस टाइम पर हमने देखा कि किसी सदिश को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि हमें एल एम एन पता हो तो इस प्रकार लिखेंगे एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के। और ये जो सदिश मिलता है ये सदिश उस सदिश की दिशा में मात्रक सदिश होता है। तो यहाँ पर कौन सा सदिश है, ए, तो ये सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश होगा। अब एल एम एन देखो कितना है, तो ए कैप बराबर 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। तो ये हमने मात्रक सदिश ए ज्ञात कर लिया। यहाँ पर ये जो सदिश ए दे रखा है ये कौन सा सदिश है, मात्रक सदिश है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ए कैप हमें मिल गया। अब हमें इसके घटक पूछे तो अदिश घटक तो कितने हैं, अदिश घटक है 1/2 1/√2 1/2। ये तो है अदिश घटक। और इसके सदिश घटक क्या हो जाएंगे, सदिश घटक होंगे 1/2 आई कैप 1/√2 जे कैप 1/2 के कैप। ये हो जाएंगे सदिश घटक। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।